नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन विधायी कार्यप्रणाली में गुणवत्ता मानकों पर ओम बिरला का जोर। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त। केपी कॉलेज के पीछे तालाब में गिरा, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मातोश्री के बाहर ठाकरे गुट का सियासी संदेश, बाप तो बाप होता है पोस्टर से शिंदे सेना की सीधी चुनौती। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का हमला, बीजेपी महात्मा गांधी की अस्मिता मिटाने में जुटी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू, 19 बैठकों में नीतीश सरकार पेश करेगी 2026-27 का आम बजट। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता के मानक स्थापित करने पर जोर दिया। सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन 21 जनवरी को होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष समापन संबोधन भी देंगे। समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, विधायकों की क्षमता वृद्धि द्वारा कार्यकुशलता सुधार और लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करना, और जनता के प्रति विधायकों की जवाबदेही। इन सत्रों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी चर्चा का संचालन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच एक स्कूल के मैदान में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सेना के जवान इसमें बैठे थे। हालांकि सभी लोग को सुरक्षित बचाया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे। यह हादसा बुधवार दोपहर केपी कॉलेज के पीछे हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया और 2 लड़कों ने तालाब में कूदकर पायलटों को बाहर निकाल लिया। वहीं सेना के जवान भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू काम शुरू कर दिया। मातोश्री के बाहर आज ठाकरे की शिवसेना ने एक बार फिर अपना राजनीतिक संदेश बेहद साफ और दमदार अंदाज में दे दिया है। मातोश्री के बाहर शाखा प्रमुख सुनील यादव की ओर से लगाया गया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। मातोश्री के बाहर लगे इस पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, बाप तो बाप होता है। इस पोस्टर के जरिए ठाकरे गुट ने साफ तौर पर शिंदे सेना को यह बताने की कोशिश की है कि भले ही पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया हो, भले ही शिवसेना टूट गई हो, भले ही विधायक, सांसद और पार्षद तोड़ लिए गए हो, लेकिन जनता का भरोसा आज भी ठाकरे के साथ है। पोस्टर में दावा किया गया है कि शून्य से शुरुआत करने के बावजूद ठाकरे की शिवसेना के 65 पार्षद चुने गए और यह जीत मराठी मानुस के विश्वास की वजह से संभव हुई है। ठाकरे गुट का कहना है कि सत्ता, सिंबल और ताकत से ज्यादा अहम जनता का साथ होता है। इस पोस्टर के जरिए शिंदे गुट को सीधा संदेश दिया गया है कि राजनीति में असली विरासत वही है जिसे जनता स्वीकार करे, और मातोश्री आज भी उसी विश्वास की पहचान पर मजबूती के साथ टिकी हुई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी को समाप्त होगा। इस सत्र में कुल 19 बैठक होंगी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का सालाना बजट पेश करेंगे। इसके अलावा 9 फरवरी को वर्ष 2025 से 26 का तीसरा अनुरूप बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा में तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम विधायकों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। खासकर नए विधायकों को हर एक को विषय को जानकारी भी दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष के लिए भी यह एक अहम सत्र होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या कम है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। बता दें कि 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में अभी हम बिहार विधानसभा में हैं और बिहार विधानसभा के इनमें जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है।
बजट सत्र को लेकर तमाम जो अभी मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा विधायकों के साथ जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो बैठक भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो विधायक है, नए जो विधायक बनकर आए हैं, जो पहली बार जब शीतकालीन सत्र के दौरान वो पहुंचे थे, उस विधायक की जो कमियां थी, उस कमियां को भी दूर करने के लिए विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा जो हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ बता दें कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि नीतीश सरकार की जो है जो महत्वाकांक्षी योजना है, कई योजना, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 3 और इसके साथ ही साथ जो वित्तीय जो बजट पेश होगा, उस बजट को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण इस बार होने वाला है। क्योंकि इस बार जो है लगातार जो एनडीए है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है, 202 सीट है उनके पास। तो ऐसे में लेकर इस बार के बजट पर सभी लोगों को फोकस है। और इस बार जो बजट है, बजट पेश करेंगे विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव जो हैं वित्त मंत्री हैं, वही बजट को रखेंगे सदन के पटल पर, जिसमें बता दें कि 19 बैठकें होंगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में जो है 3 फरवरी को जो वित्तीय वर्ष के जो 26 और 27 की वार्षिक जो बजट है, वो बजट पेश की जाएगी। 3 फरवरी को जो है बजट पेश होगा और साथ ही साथ 9 फरवरी को जो है अनुपूरक और बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो ऐसे में इस बार का जो है बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ विपक्ष के लिहाजे से भी देखना होगा कि तो विपक्ष किस किस मुद्दे को लेकर जो है सदन के पटल पर रखता है, यह भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ बता दें कि अभी जो बिहार में नीट छात्रा की जो मौत मामले में जो लगातार जो पुलिस प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ सरकार भी घिरती नजर आ रही है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है विपक्ष सदन के अंदर जो है आवाज़ उठाते दिखेगी। और इसके साथ ही साथ जो है सत्ता पक्ष क्या कुछ मजबूती से अपनी जो बातों को रखती है। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस बार का जो बजट आता है वो बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला बजट। साथ ही साथ केंद्र सरकार केंद्र की बजट भी 1 फरवरी को आएगा और 1 फरवरी के बाद जो है 3 फरवरी को बिहार का जो बजट है वो बजट भी पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार विधानसभा मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के सांसद व वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी लगातार महात्मा गांधी जी के अस्मिता को बदलने में लगी हुई है। मनरेगा गांव से जोड़ने वाली योजना थी, अब उसका भी नाम इन्होंने बदल दिया है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांव देश का है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि यूपीए सरकार में मनरेगा का गठन किया गया था, जिसका चेयरमैन सोनिया गांधी जी थी और उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास करने के बजाय नाम बदलने में लगी हुई है। मनरेगा में जो नाम गांधी जी का जोड़ा गया था उसके कई कारण थे। एक तो गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। और उसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, यूपीए चेयरमैन सोनिया जी ने, सब लोगों ने मिलकर इसका फैसला लिया और ग्रामीण जो बेरोज़गारी है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए ये मनरेगा का कार्यक्रम लाया गया। साथ ही साथ गांव का कैसे विकास हो, गांव की सड़कें कैसे बने, गांव में स्कूल कैसे बने, गांव में तालाब या नहर कैसे बने, ये तमाम चीज़ें उसमें आती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने हैं वो मनरेगा के विरुद्ध है, उनके मन में कुछ और है। और हमें याद है कि जब वो प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस के विफलता का एक स्मारक। तो जिस प्रधानमंत्री की ये मानसिकता हो तो वो कैसे मनरेगा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शिवसेना उद्धव दल के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मुंबई महापौर के चुनाव को लेकर बेबाक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिंदे गुट पर महापौर पद को लेकर दबाव बना रही है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि कोई भी शिव सैनिक बीजेपी के महापौर को नहीं चाहता। राउत ने यह भी कहा कि शिंदे और उनके कई पार्षद मूल रूप से शिव सैनिक हैं और उन सभी में यह भी भावना है कि मुंबई का महापौर बीजेपी से नहीं जाना चाहिए। राउत ने इसे दिल्ली की राजनीति तक खींचे जाने का मामला बताया
और आरोप लगाया कि मामला महाराष्ट्र की आवाज से हटकर केंद्र की मंशा तक चल रहा है। आतली माहिती खूप आहे। आतली माहिती इतकीच आहे की शिंदेना कोणी धूप घालत नाही मेयर पदासाठी, आणि मुंबईच्या मेयर पदासाठी प्रथमच इतिहासामध्ये शिवसेना म्हणून घेणाऱ्यांना, बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो लावणाऱ्यांना दिल्लीत जाऊन गुजराती नेत्यांच्या पायाशी बसावं लागतंय। याच्यासारखं अपमानास्पद दुसरी गोष्ट मला दिसत नाही। हक्क काय करण्याचा? अमित शहाचा पक्ष आहे, अमित शहाच्या पक्षाने मागणी केली तर ती मागणी पुरवली जाते काय पाहावं लागेल ना। पण त्यांना सारखं हात पसरावे लागते, झोळी पसरावी लागते, हे महाराष्ट्र बघतोय। बाळासाहेबांचं नाव घेऊ नका, बाळासाहेबांच्या शताब्दीशी तुमचा काही संबंध नाही, लक्षात घ्या। तुम्ही भाजपचं शेण खाल्लेलं आहे गद्दारी करून, तर त्या तोंडाला तुम्ही बाळासाहेबांचं नाव घेऊ नका, एवढंच मी सांग। हा भूमिपुत्र इसे मराठी अस्मिता का गंभीर मामला बताया और स्पष्ट स्पष्टीकरण की मांग भी की है। हा भूमिपुत्रांच्या हक्काचा विषय, त्यांच्या जमिनी, जमीन, जंगल, पाणी, समुद्र हे वाचवण्यासाठी ही लढाई त्यांची सुरू आहे। पालघर मध्ये गुजराती बोर्ड लागायला लागले का? आदिवासींना काय मराठी वाचता येत नाही? जे आदिवासी काल रस्त्यावर उतरले होते त्यांनी काय मराठीशी शत्रुत्व घेतलंय? त्यांची भाषा मराठी आहे। ही लढाई त्या आक्रमणाविरुद्ध सांस्कृतिक, आणि ज्या पद्धतीने तिकडे गुजरातचे ठेकेदार घुसतात आणि जमिनी लुबाडतायत, आणि या वॉर्डर बंदराच्या निमित्तानं निसर्ग आणि निसर्ग संपत्तीची विल्हेवाट लावली जाते, त्याचा फटका हा शेवटी तिकडल्या आदिवासी बांधवांना, भूमिपुत्रांना बसणार आहे। आणि म्हणून त्यांची लढाई होती, आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत। हा पहिला टप्पा आहे। काल लाल वादळ होतं, त्या लाल वादळात जर भगवं वादळ मिसळलं तर महाराष्ट्राच्या सरकारला फार मोठं आव्हान होतं। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को घोषित होने के बाद कहा कि अब नितिन नवीन पार्टी के बॉस हैं और मोदी खुद एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। इस बयान पर संजय राउत ने कड़ा पलटवार किया। राउत ने कहा कि नितिन नवीन कोई आम परिवार से नहीं है और उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। यह बदलाव वास्तविक नेतृत्व परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि मोदी शाह की चुनावी राजनीतिक मशीन की रणनीति है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बीजेपी में निर्णय लेने का असली अधिकार अभी भी शीर्ष नेतृत्व के पास ही रहता है। प्रधान सेवकासारखे वागत नाहीत। 10 लाखाचा सूट घालतात, 29 लाखाचा गॉगल घालतात, 15 लाखाचा पेन लावतात, विशेष विमानानं पंचतारांकी सुविधांसह जगभरात फिरतात। प्रधान सेवक जो असतो, जनसेवक असं वागत त्याच्यामुळे ही बोलायचाच भात आणि बोलायचीच कडी। नितीन नवीन हे अध्यक्ष जरूर झाले, पण त्यांना ते अधिकार आहेत का? ते स्वतंत्र आहे का काम करण्याचं? एक अनोळखी चेहरा खुर्चीवर बसवून खुर्चीच्या मागून सूत्र हलवण्याची जी सवय आहे ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाची आहे। ते कोणालाही काम करू देत नाहीत। पक्ष आणि सत्ता आपल्या ताब्यात यावी यासाठी ते बिनचेहऱ्याची माणसं मुख्यमंत्री पदावर आणि पक्ष संघटनेच्या पदावर नेमतात। नवीन हे एका राज्याचे मंत्री होते फार तर, आणि ते काय सामान्य घरातले वगैरे अजिबात नाही। त्यांचे वडील फार मोठे नेते होते, मंत्री होते, 4 वेळा आमदार होते, आणि घराणेशाहीतूनच नवीन पुढे आलेले आहेत। वडिलांचा मृत्यू झाल्यावर त्या जागेवर 4 वेळा नितीन नवीन निवडून आले, मंत्री झाले, मस्त आहेत ते। त्या सामान्य घरातल्या कार्यकर्त्यावर शब्द जे वापरले आहेत। 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर तेजस्वी यादव के नाम पर विचार हो सकता है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक राजेश कुमार सिंह ने टिप्पणी की है कि तेजस्वी यादव के पास पहले भी पार्टी की कमान रही है और वर्तमान में वे पार्टी में सर्वोच्च प्रभाव रखते हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अब पारंपरिक पार्टी के बजाय ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जिसमें पार्टी के उच्च पद परिवार के सदस्यों तक सीमित रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमतौर पर परिवार के ही सदस्य बनते हैं। तेजस्वी यादव के पास कमान कम नहीं था। लालू जी को तो इग्नोर करके शुरू से ही चल रहे थे। वो सर्वे सर्वा तेजस्वी जी थे, तो कोई नई बात तो हो नहीं गई है। कुछ नई बात हो तो समझ में आता है। तेजस्वी जी तो पहले भी सर्वे सर्वा थे। पार्टी थोड़ी है सब, आरजेडी और ये सब तो कंपनी है। घर के ही लोगों को बनना है। आपको कभी बनने की मौका मिल सकता है क्या बाहरी लोगों को? तो उनके बेटे ही बनेंगे। फिर तेजस्वी जी का जो बेटा होगा वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बन गया है। खासकर पटना में हाल ही में नीट की तैयारी कर रही छात्रा पर हमला और एक अन्य छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध मौत के बाद इस पर भागलपुर के गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल में सामने आया कि कई हॉस्टल जैसे सुंदरवती महिला कॉलेज के आसपास छात्रों की सुरक्षा के लिए 16 सीसीटीवी कैमरों, एंट्री एग्जिट रजिस्टर और शारीरिक उपस्थिति वाले असेंबली जैसे कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। हॉस्टल में छात्राएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन बाहर कॉलेज और हॉस्टल के रास्तों पर उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। छात्राओं ने पुलिस जांच बढ़ाने, प्रशासन द्वारा हॉस्टल की समय समय पर समीक्षा और महिला पुलिसकर्मियों की गश्ती बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके बाद से हॉस्टल की सुरक्षा का सवाल। आप लोग हॉस्टल में हैं कितने साल से हैं? हम 3 साल। 3 साल से रह रहे हैं। कभी कोई ऐसी घटना हॉस्टल में? नहीं, यहाँ कोई नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ सुरक्षा है हॉस्टल में? है, सब कुछ है। गार्ड है यहाँ पे। हम लोग को कहीं भी जाना होता है तो डायरी मेंशन करके जाना पड़ता है। कहीं पे भी बिना मेंशन किए नहीं जा सकते हैं। घर जाइए तो आप गार्जियन को बता के फोन पे बात करवा के घर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। एप्लीकेशन दे के जाना पड़ता है। तो सुरक्षा सब कुछ है। कितने बजे एंट्री? 6 साढ़े 6 तक यहाँ गेट बंद हो जाता है। कोई बाहरी युवक नहीं, हम लोग के गार्जियन तक को यहाँ रूम भी देखने आते हैं ना, तो गार्जियन तक को भी नहीं जाने दिया जाता है ऊपर। सिर्फ मम्मी गई, पापा लोग को भी नहीं जाने दिया जाता है। हाँ। पटना के जो घटना हम लोगों ने सुना है वो बहुत दुखद ही है। बहुत हम लोगों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग यहाँ भी घर में मतलब जो हॉस्टल चलता है उसकी देख रेख तो करते हैं। रोज असेंबली में हम लोग पूछताछ भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं। यथासाध्य हम लोग तो जरूर करते हैं। वैसे तो हॉस्टल में तो सुरक्षा फील होता है हम लोगों को। क्या कहते हैं, सब चीज़ का सुविधा है। सीसीटीवी फुटेज है और क्या बोलते हैं, असेंबली वगैरह होता है। अंकल भैया भाभी खुद प्रेयर में रहते हैं और सभी निगरानी रखते हैं। सारी चीज़ कैसे किया जाता है अच्छे से होता है। हम पिछले 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा फील करे तभी रह रहे हैं। आप कॉलेज कभी जाते हैं? हाँ, कॉलेज देखिए हॉस्टल में तो बेटर फील करते हैं, बट क्या कहते हैं कॉलेज जाते हैं तो बाहर के लड़के लोग कमेंट पास करते हैं तो इग्नोर करते हैं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, हम लोग के लिए होना चाहिए। इस एरिया में तो बिल्कुल होना ही चाहिए। उसके बाद तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।